हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज द अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है। अब आपको याद होगा मैंने इसके पहले जो आपको लेक्चर बताया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट। करेक्ट। नाउ द पॉइंट इज कि डेबिट क्रेडिट बताते वक्त हम लोगों ने ये देखा था कि देयर आर टू डिफरेंट अप्रोचेस। वन इज द यूके अप्रोच, वन इज द यूएस अप्रोच। यूके अप्रोच, ब्रिटिशर्स अप्रोच, इज बेसिकली द ट्रेडिशनल अप्रोच जहां पे हम अकाउंट को क्लासिफाई करते हैं एज वेदर इट इज इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन, पर्सनल अकाउंट, इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट, रियल अकाउंट, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट कैलकुलेशन यानी नॉमिनल अकाउंट। एंड अकॉर्डिंगली हम लोगों ने डेबिट क्रेडिट के रूल्स देखे। लेकिन उसके अलावा एक और अप्रोच था यूएस अप्रोच। दैट यूएस अप्रोच बेसिकली यूजेस दिस एप्लीकेशन व्हिच इज नथिंग बट अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है। अब ये होता क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। सो दोस्तों यहां पर मैं आपको वापस ले जाऊंगा उसी चीज में जो हम लोगों ने इसके पहले देखा हुआ है। राइट। सो इसके पहले मैंने आपको क्या बताया, जरा एक बार आप रिकलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कैन आई से कि मैंने आपको कुछ इस तरह से अकाउंट बनता है इसके बारे में बताया। जब मैंने अकाउंट बनाया मैंने आपको क्या कहा, सिंबॉलिक लैंग्वेज क्या समझना है। इस तरफ एक तरफ है, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट, दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट। करेक्ट। इसी को मैंने नाम दिया एज द डेबिट साइड और इसी को मैंने नाम दिया एज द क्रेडिट साइड। बराबर। ओके। हमने कहीं ना कहीं डबल एंट्री सिस्टम या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में समझा है। करेक्ट। सो वहां हमने क्या देखा, कहना ऐसे कि वहां पे मैंने ये भी देखा कि भैया डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। पढ़ा है हमने ऐसा कुछ। ओके। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं इसी का मतलब मेरा लेफ्ट हैंड साइड शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द आर एच एस राइट हैंड साइड। अब बचपन से कहना ऐसे कि हम लोग ये एक चीज तो देखते ही आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। मैथ्स के क्वेश्चंस में हमें कई बार ऐसे इक्वेशंस दिए रहते थे, प्रूव दैट एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। अब घबराओ मत, मैं आपको मैथ्स में नहीं ले जा रहा हूं। ठीक है। बट द पॉइंट इज कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट इज वेरी मच सिमिलर टू समथिंग कॉल्ड एज एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ओके। अब यहीं से जन्म लेता है कुछ कुछ बेसिक बातें। कैसे बेसिक बातें, मैं अब आपको यहां पे सीधा रेफरेंस देने जा रहा हूं अबाउट द बैलेंस शीट। सीधा। ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट, बैलेंस शीट इज बेसिकली द समरी ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। दैट्स इट। इट इज नथिंग बट द समरी ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। एंड अकाउंटिंग प्रोसेस में हम करते ही क्या है, हम डेबिट एंड क्रेडिट तो करते हैं, है ना। तो ये सारे डेबिट क्रेडिट, इतने सारे डेबिट क्रेडिट जो करके रखे हैं उनका समरी इज बेसिकली द बैलेंस शीट। ठीक है। चलो ठीक है, बैलेंस शीट के डिटेल में तो मैं आऊंगा वापस, लेकिन पहले मैं यहां पर कुछ लिखने जा रहा हूं। जरा आप लोगों ने, ऑल द बैलेंस शीट एक्सपर्ट्स, एक बार टैली करके मुझे बताना है ऐसे। कहना ऐसे कि इस तरफ हम लोग लिखते हैं सारे एसेट्स, राइट। एंड कैन आई से कि यहां पर कहीं ना कहीं हम लिखते हैं कैपिटल और उसके अलावा कहीं ना कहीं हम कुछ लिखते हैं कॉल्ड एज लाइबिलिटीज। ऐसा ही कुछ होता है। एंड एट द सेम टाइम हम कहते हैं कि हमारा बैलेंस शीट है ना, ये हमेशा टैली होता है। राइट। अच्छा ठीक है। तो ये चीज जरा ध्यान से देखना, कुछ इस बात से मैच कर रहा है क्या, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। जरा ध्यान से देखना, ये दो चीजें मैंने मेरे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है और इस चीज को मैंने लिखा है राइट हैंड साइड में। दिस इक्वेशन
is called as the accounting equation. ठीक है, जैसे जैसे हम बिजनेस में आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम अलग अलग ट्रांजैक्शंस इंकर करते जाते हैं, तो वो ट्रांजैक्शंस के एंड में ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होता जाता है. You always will find that your left hand side, that is the total of capital and liabilities, will always be equal to the right hand side, which is nothing but assets. एक बार लॉजिक लगाओ, सिंपल सा लॉजिक लगाओ. आपने कोई बिजनेस शुरू किया, कोई भी बिजनेस शुरू किया, ठीक है, आपने अपने जेब से 5 लाख रुपए लगाए बिजनेस में. सो आप बिजनेस को एक अलग एंटिटी मान रहे हो, आप अलग हो, बिजनेस अलग है, राइट? यस. तो अब बिजनेस के नजरिए से सोच के देखो, कैसे कि बिजनेस के पास 5 लाख रुपए आ गए, तो मैं ऐसा लिख देता हूं कि 5 लाख रुपए का बिजनेस के पास कैश आया, बराबर. आई एम राइटिंग दैट एज एन असेट. कैश मेरे लिए असेट हो गया, ठीक है. कहां से आया 5 लाख? आए कहां से भैया? बिजनेस के पास कोई ऐसा तो है नहीं कि ऑटोमेटिकली पैसे आ जाएंगे, कहीं ना कहीं से तो आएंगे. कहां से आएंगे? या तो ये बिजनेस में, जिसे हम कहते हैं फंडिंग, आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो तो उसमें फंडिंग की जरूरत होती है, तो वो फंडिंग कहां से आएगा? या तो ओनर की जेब से आएगा, या तो ओनर के पास अगर पैसे नहीं है तो कहीं और, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी और से, कोई इन्वेस्टर से, किसी न किसी आउटसाइडर से आएगा, बराबर. फिलहाल मैंने कहा कि आपकी जेब से 5 लाख रुपए आए, तो 5 लाख रुपए को मैं कहूंगा आपका कैपिटल. व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? योर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, ठीक है. फिलहाल देयर इज नो लायबिलिटी एंड दैट इज इक्वल टू द कैश, दैट इज योर एसेट, बराबर. अच्छा, सोच के देखिए अभी क्या हो रहा है यहां पे. धीरे 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 आप आगे बढ़ेंगे तो देयर विल बी एन नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. लाइक से फॉर एग्जांपल, आपने 5 लाख रुपए में से 1 लाख खर्च किए और एक लैपटॉप ले लिया या एक कंप्यूटर ले लिया. 1 लाख खर्च करके आपने कंप्यूटर लिया, ठीक है, चलो ठीक है. सो कहना ऐसे कि अब इस ट्रांजैक्शन के बाद मेरा कैश बैलेंस रिड्यूस हुआ है 1 लाख से, करेक्ट. मेरा कैश बैलेंस रिड्यूस हुआ है 1 लाख रुपए से, ओके. यानी अब मेरे पास कितना कैश है? 4 लाख रुपए, बराबर. वी हैव कैश ओनली 4 lakhs. बट कैन आई से कि मेरे पास अब एक और एसेट आया. कौन सा एसेट आया? मेरे पास कंप्यूटर आया, है ना, जो कि 1 लाख रुपए का है, करेक्ट. सो आई हैव कैश 4 lakhs एंड आई हैव कंप्यूटर ऑफ 1 lakh. यानी मेरे पास टोटल एसेट्स कितने के हो गए? 5 लाख के. एंड कैन आई से कि योर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज स्टिल 5 lakhs. अभी भी 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, करेक्ट. So 5 lakhs plus 0 is equal to 5 lakhs. Your capital 5 lakhs plus liability 0 is equal to your total assets. अच्छा, मान लो अब मुझे और पैसों की जरूरत है, ठीक है. तो मैंने लोन लिया, मैंने स्टेट बैंक से लोन लिया, 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, ठीक है, ओके. लोन लिया तो अभी फिलहाल बैंक बैलेंस को भूल जाओ, अभी मान लो कि कैश ही आया मेरे पास, कैश बैलेंस बढ़ा, ठीक है. तो कहना ऐसे कि 10 लाख रुपए से मेरा कैश बैलेंस बढ़ा. यानी एक काम करते हैं, यहां पे कैश एंड बैंक ऐसा मिक्स कर देते हैं, तब थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है. तो अब मेरा कैश एंड बैंक बैलेंस मिला के कितना हो गया? 14 lakhs, राइट. और मेरे पास इसके अलावा कंप्यूटर तो है ही, सेम 1 लाख रुपए का, है ना. यानी अब मेरे पास टोटल एसेट्स कितने के आ गए? 15 lakhs. लेकिन ये आए कहां से? जस्टिफाइड आए कहां से? तो भैया मेरे जेब से 5 लाख आए, फंडिंग कहां से आया? 15 लाख का. अगर बिजनेस के पास असेट्स है तो ये फंड्स आए कहां से? कहना है कि ओनर के पास से 5 लाख आए और बाकी के 10 लाख एसबीआई के जेब से आए. आई विल कॉल इट एज एसबीआई लोन, बराबर. ध्यान से देखना क्या हो रहा है. लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 15 lakhs. राइट हैंड साइड में कितना है? 15 lakhs. यही तो है डबल इंटरेस्ट सिस्टम, करेक्ट. सो डबल इंटरेस्ट सिस्टम में अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, वेयर लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट्स द कैपिटल एंड लायबिलिटीज. या आप अपने हिसाब से जो चाहे वो लिख सकते हो. आप यहां पे ऐसा भी लिख सकते हो कि असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. साइड में कोई भी लिखो, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आप एसेट लिखो या कुछ भी लिखो, लेकिन बेसिकली व्हाट इज माय इक्वेशन? माय इक्वेशन इज assets is equal to capital plus liability. ये बात तय है, ठीक है. हर ट्रांजैक्शन के बाद ये इक्वेशन हमेशा मैच करेगा. ओके ओके फाइन.
अब पॉइंट है कि ये चीज में आगे चल के जैसे मैंने बिजनेस शुरू किया तो कहीं ना कहीं मैं अलग अलग तरह के असेट्स खरीदता जाऊंगा। जैसे मैंने कंप्यूटर खरीदा, इसके बाद हो सकता है मैंने फर्नीचर खरीदा, ठीक है। फिर मान लो मुझे बिजनेस करना है तो मैंने स्टॉक खरीदा, स्टॉक इज ऑल्सो माई एसेट, बराबर। तो ऐसे एक 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 करके मेरे पास अलग अलग तरह के असेट बनते जा रहे हैं, ठीक है। ये जो एसेट मेरे पास आ रहे हैं, इनकी फंडिंग कहां से हुई? या तो मेरे जेब से यानी कैपिटल, या तो किसी और की जेब से कहीं और से उधार में, विच इज नथिंग बट माई लाइबिलिटी, बराबर। ये हमेशा सेटिस्फाई होता हो चलेगा। अब बात यह है कि इसमें मैं डेबिट क्रेडिट रूल को कैसे अप्लाई करूं, है ना। तो देखो आराम से, सबसे पहले बिफोर आई मूव अहेड लेट मी इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा अलग तरह से आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान से देखना। कैन आई से कि बिजनेस में आगे चल के आप प्रॉफिट्स भी कमाओगे या लॉस भी हो सकता है, डिपेंड्स, प्रॉफिट्स या लॉसेस, कुछ ना कुछ तो होगा, प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस, करेक्ट, ओके। बात को समझिए, मैंने स्टॉक खरीदा 50,000 रुपए का, बिजनेस में मैंने कुछ सामान खरीदा 50,000 का, और फिर मैंने उस गुड्स को बेच दिया 60,000 रुपए में। 50,000 में खरीदा, 60,000 में बेचा, कमाया ना 10,000 रुपए प्रॉफिट। उल्टा भी हो सकता है मैंने 50,000 में कुछ गुड्स खरीदे, बेचने गया तो 45,000 रुपए मिले, सिर्फ 45,000, 5,000 का लॉस हो गया। चल ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो कौन रखेगा इस पैसे को? हु विल हैव इट, हु विल एंजॉय इट? कैन आई से ओनर, बराबर। अच्छा, लॉस हुआ तो हु विल बेयर इट? क्या मैं स्टेट बैंक को जाके बोलूंगा सर जी आपसे लोन भी लिया था ना, थोड़ा सा लॉस बेयर करो ना? बोलू क्या ऐसा? करेगा वो? नहीं करेगा, बराबर। सो हु विल बेयर द लॉस? द लॉस विल बी बोर्न आल्सो बाय ओनली द ओनर। यानी प्रॉफिट हुआ तो भी ओनर रखेगा, लॉस हुआ तो भी ओनर बेयर करेगा, बराबर। अच्छा ठीक है भैया। तो कैन आई से हियर that ultimately my equation will be something like this: assets will be equal to capital plus profit या माइनस लॉस, दो में से कोई एक ही आएगा, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, दोनों तो नहीं आएंगे, ठीक है। एंड उसके आगे का वैसा ही रहेगा, प्लस लायबिलिटी। क्या किया मैंने, जरा ध्यान से देखना, मैंने वो प्रॉफिट या लॉस को कैपिटल में जोड़ दिया। अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल बढ़ेगा, अगर लॉस हुआ तो कैपिटल कम होगा। कैन ऐसे सोच के देखो, मैं बिजनेस के नजरिए से सोच के बता रहा हूं। अगर बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया तो ये प्रॉफिट मुझे ओनर को देना होगा, माई ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स ओनर विल इंक्रीज, आई हैव टू पे इट टू द ओनर। और अगर लॉस हुआ तो ओनर से ही वसूलूंगा, है ना। सो एज द केस में भी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ओनर का जितना भी इन्वेस्टमेंट है इन द बिजनेस वो बढ़ रहा है, और अगर लॉस है तो ओनर का इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस कम हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है बात? आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। आज आप इतने सारे बिजनेस देखते हो, कोई भी बिजनेस की अगर मैं बात करूं, कैन आई से कि एक ग्रोइंग बिजनेस, आप बैलेंस शीट उठा के देखो, किसी भी ग्रोइंग बिजनेस का बैलेंस शीट उठा के अगर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि उसका कैपिटल बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता है? क्या कैपिटल सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने से ही बढ़ता है? नो, कैपिटल बढ़ता है बिकॉज ऑफ प्रॉफिट्स। आप जो प्रॉफिट्स कमाते हो उसमें पढ़ा भी है आपने फाइनल अकाउंट्स में, यू एडेड टू द कैपिटल, है ना। तो प्रॉफिट्स की वजह से क्या होता है, कैपिटल बढ़ता है, और वहीं पे लॉस की वजह से कैपिटल कम होता है। यही तो लिखा मैंने वहां पे, कैपिटल प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस, बराबर। ओके अच्छा, मुझे एक बात बताना, प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैन आई से इनकम माइनस एक्सपेंस, ऐसे ही होगा ना? ओके जरा ध्यान से देखना भी मैं क्या लिख रहा हूं। यहां मैंने लिख दिया एसेट्स, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, एसेट्स विल बी इक्वल टू कैपिटल प्लस, अब मैं यहां लिख रहा हूं इनकम माइनस एक्सपेंस। बात तो एक ही हो गई, है ना। मैंने प्रॉफिट लिखने की जगह इनकम माइनस एक्सपेंस लिख दिया, चलेगा? जरा ध्यान से, अगर इनकम ज्यादा है तो बैलेंस प्रॉफिट होगा, विच विल बी पॉजिटिव, जो ऐड होगा। लेकिन अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो माइनस होगा, दैट रिप्रेजेंट्स लॉस। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है तो लॉस, इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट, बराबर। ऐसा लिख दिया, चलेगा? प्लस आगे वैसे ही घिसा पिटा सेम लायबिलिटी,
ठीक है, सेम हो गया। चलो ठीक है भैया। तो भाई मुझे यहाँ फाइनली कुछ ऐसा आउटपुट नजर आ रहा है, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस प्लस लाइबिलिटी, ऐसा कुछ नजर आ रहा है मुझे इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड में ए नजर आ रहा है और राइट हैंड साइड में काइल आई मीन कैपिटल इनकम एक्सपेंस लाइबिलिटी, ये चारों मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, ओके बहुत बढ़िया। ये इकलौता मेरे को थोड़ा माइनस में दिख रहा है, बाकी सब प्लस में है ना। एक काम करे, उस माइनस साइन वाले को इधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाला इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब देखो मैं यहां पे ऐसा लिख रहा हूं, ए प्लस ई, ई क्या था, एक्सपेंस, ए क्या था, असेट, असेट प्लस एक्सपेंस, दैट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस इनकम प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड में अब दो चीजें नजर आ रहे हैं, राइट हैंड साइड में मुझे तीन चीजें नजर आ रहे हैं। क्या क्या नजर आ रहा है, असेट और एक्सपेंस, ये दो नजर आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, कैपिटल इनकम और लाइबिलिटी, ये तीनों नजर आ रहे हैं राइट हैंड साइड में, और ये टैली हो रहा है, बराबर। ओके, जरा याद करने की कोशिश कीजिए, मैंने आपको बेसिक्स जब बताया था तो मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, ऐसे दो तरह के अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच में मैंने कहा था कि हम अकाउंट को आइडेंटिफाई करते हैं एज पर्सनल, रियल या नॉमिनल। मॉडर्न अप्रोच में हम अकाउंट को आइडेंटिफाई करते हैं एज ईदर कैपिटल और लाइबिलिटी और असेट और इनकम और एक्सपेंस। क्या कहा, कैपिटल और लाइबिलिटी और इनकम और एक्सपेंस और असेट, है ना। यही 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है अकाउंट को। और अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देख रहे हो तो इस इक्वेशन में यही 5 चीजें तो लिखे है ना। सो दोस्तों, मॉडर्न अप्रोच में यानी यूएस अप्रोच में हम किस तरह से सोचते हैं, हम सोचते हैं कि अगर ट्रांजैक्शन हम कोई भी इंकर कर रहे हैं, सो ट्रांजैक्शन ईदर इट अफेक्ट्स असेट और एक्सपेंस और कैपिटल और इनकम और लाइबिलिटी। भैया ये 5 ही चीजों का खेल है बस। आप अकाउंट्स में, बिजनेस में जो कुछ भी कर रहे हो, ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स अल्टीमेटली विल बी ईदर ऑफ असेट और एक्सपेंस और कैपिटल और इनकम और लाइबिलिटी, बस इसके बाहर कुछ होता ही नहीं। ठीक है, ओके। सो अगर इसके बाहर कुछ होता ही नहीं है तो अब डेबिट क्रेडिट का रूल यहीं से हमारा डेवलप हो जाएगा। जरा देखना, बहुत इजी वे है, पूरा उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा डिटेल देखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, उस शॉर्टकट से आपको डेबिट क्रेडिट आ जाएगा। क्या है, देखो बहुत आसान है। ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको दो नाम नजर आ रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिकली स्पीकिंग दोनों अगर एक सेम साइन के साथ एक ही जगह पे है तो दोनों का मैथमेटिकल इफेक्ट विल बी एग्जैक्टली सेम, बराबर। और वहीं पे इस तरफ की चीजों की अगर मैं बात करूं, इन तीनों का, इनका भी मैथमेटिकल नेचर बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट इन दोनों का डेबिट क्रेडिट रूल बिल्कुल सेम है और इन तीनों का भी डेबिट क्रेडिट रूल बिल्कुल सेम है। अब ये क्या है, वेरी इजी, आराम से देखो। इफ सपोज माय असेट और माय एक्सपेंस इंक्रीज्ड, अगर असेट या एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो वो इंक्रीज इफेक्ट दिखाने के लिए ही आई यूज डेबिट, ठीक है। और उल्टा माइनस, यानी अगर ये डिक्रीज हो रहा है इसके लिए आई विल यूज क्रेडिट। सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। एग्जाम्पल देखो, ये मैंने अकाउंट बनाया, कौन सा अकाउंट बनाया, असेट या एक्सपेंस, दोनों में से कोई भी नाम दे दो आप, क्योंकि इफेक्ट अल्टीमेटली सेम है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास 10,000 रुपए कैश है, कैश बैलेंस बढ़ा, देखो मैंने कहा लिखा, डेबिट में। मुझे और 4,000 रुपए मिले, देखो सिंबॉलिक लैंग्वेज को समझो, 10,000 रुपए ऑलरेडी रखे हुए थे, मुझे और 4,000 मिले, मेरा कैश बैलेंस बढ़ा, मेरा असेट बढ़ा, असेट बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, डेबिट, ठीक है। मुझे और 3,000 रुपए मिले, कैश बैलेंस बढ़ा, गेटिंग मी। अच्छा, मैंने 2,000 रुपए कहीं पे दिए, पेमेंट किया,
लैंग्वेज समझ रहे हो? दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट। मैं क्या कर रहा हूं, अगर मेरा असेट बढ़ा तो उसके लिए मैं डेबिट कर रहा हूं, और अगर असेट कम हुआ तो मैं क्रेडिट कर रहा हूं। एज सिंपल एज दैट। कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, यही चीज एक्सपेंस के लिए भी होगा। दिमाग लगाओ। मान लो कि मैंने कोई भी एक्सपेंस इंकर किया, जैसे मान के चलो मैंने सैलरी पे किया, तो मेरा एक एम्प्लॉय आया, उसको मैंने 10,000 रुपए सैलरी दी, ठीक है, एक्सपेंस बराबर। कहना ऐसे कि मेरा खर्चा बढ़ा, 10,000 रुपए से मेरा खर्चा बढ़ा, और अगर मेरा खर्चा बढ़ा तो मैंने 10,000 कहां लिखना चाहिए? उस एक्सपेंस के डेबिट में। नाम लूंगा मैं बिल्कुल, सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट को क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। अच्छा, मेरा एक और एम्प्लॉय आया, मैंने उसको 4,000 रुपए दिए, उसका सैलरी 4,000 रुपए, मेरा खर्चा और बढ़ा। पहले 10,000 का ही सैलरी था, अब 4,000 से खर्चा बढ़ा, बराबर। और एक एम्प्लॉय आया, उसको 3,000 रुपए दिए मैंने, मेरा खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे मेरे एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं, इस चीज को नोट डाउन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? डेबिट। बात समझ में आ रहा है? ओके अच्छा, नॉर्मली स्पीकिंग आप एक्सपेंसेस में क्रेडिट नहीं देखेंगे, नॉर्मली स्पीकिंग, क्योंकि खर्चा तो बढ़ता ही है हमेशा नॉर्मली स्पीकिंग। लेकिन यस, कभी कभी खर्चा को रिड्यूस करने का इफेक्ट भी आपको दिखाना पड़ सकता है। सर ऐसा कैसा? आपने पढ़ा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स? पढ़ा है कभी? इसमें कभी ऐसा होता था कि कई बार ऐसा होता था कि हमने एक्सपेंस को ज्यादा डेबिट कर दिया, ज्यादा डेबिट कर दिया तो अब कम करना होगा। कम करने के लिए क्या करते थे आप? क्रेडिट करते थे ना। सो यहां वही अप्रोच लगा रहे हो आप। एक्सपेंस को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, डेबिट। एक्सपेंस को डिक्रीज करना है, कम करना है, क्रेडिट। गेटिंग मी? नाउ नॉर्मली स्पीकिंग एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी डेबिटेड, हमेशा वो डेबिट होगा, लेकिन एक आधी बार कभी कभार क्रेडिट भी हो सकता है, डिपेंड्स। ठीक है? सो रूल इज क्लियर। असेट या एक्सपेंस में किसी में भी अगर मुझे इंक्रीजिंग इफेक्ट दिखाना है तो डेबिट कर देंगे, डिक्रीजिंग इफेक्ट दिखाना है तो क्रेडिट करेंगे। एंड आई आल्सो वांट कि आप इसको उल्टा भी देखो। किसी भी असेट या एक्सपेंस में डेबिट साइड में कुछ लिखा दिखा, मतलब समझ जाना कि वो असेट या एक्सपेंस बढ़ा, और अगर क्रेडिट साइड में कुछ लिखा दिखा तो समझ जाना कि वो असेट या एक्सपेंस कम हुआ। ठीक है? एज सिंपल एज दैट। और अगर मैं इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा रूल लिख रहा हूं तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा मैथ्स लगाओ यार, ऑपोजिट साइड में ऑपोजिट ही होगा, बराबर। तो भैया अगर मैंने इस तरफ में डेबिट को प्लस किया था, है ना, मतलब प्लस को डेबिट कहा था, तो इधर मैं माइनस को डेबिट कहूंगा। कहने का मतलब अगर कैपिटल या इनकम या लायबिलिटी कम हुआ तो ये डिक्रीजिंग इफेक्ट दिखाने के लिए आई विल यूज डेबिट। और वहीं पे अगर ये बढ़ा, अगर कैपिटल या लायबिलिटी या मेरा इनकम बढ़ रहा है, तो ये चीज दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा? क्रेडिट। एग्जाम्पल चलो देखते हैं। मान लो कि मैंने ना, मेरा एक दोस्त है, वो दोस्त से मैंने कुछ लोन लेके रखे, सो फ्रेंड्स लोन अकाउंट, ठीक है। तो मैंने इससे 1 लाख रुपए का लोन लिया यानी मेरा लायबिलिटी है ना? यस। अगर मैंने लोन लिया, लायबिलिटी है, कहने से मेरा लायबिलिटी बढ़ रहा है, ये इफेक्ट दिखाने के लिए मान लो 1 लाख रुपए का लोन लिया, तो मैं 1 लाख रुपए यहां कहां लिख रहा हूं? देख रहे हो आप? क्रेडिट पे लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? Why am I writing this on the credit side? क्योंकि मेरा लायबिलिटी बढ़ रहा है। Credit is representing that information that my liability is increasing. मान लो मुझे और पैसे की जरूरत पड़ी, मैं दोस्त के पास गया, मैंने और 50,000 का लोन लिया, यानी कहने से कि my liability is increasing। अगर लायबिलिटी बढ़ रहा है, मैं इसे भी यहां पर क्रेडिट में लिखूंगा, which represents, which shows, which tells me that my liability is increasing। अब मैंने इसे 25,000 लौटा दिए, मेरे पास कहीं से पैसे आए तो मैंने इसे 25,000 लौटा दिए। सोचो जरा, अब तक तो 1.5 लाख रुपए का लोन था, मैंने इसे 25,000 लौटा दिए तो मेरे 25,000 रुपए से कहना है लायबिलिटी कम हुआ, राइट? सो अगर मुझे लायबिलिटी को कम करना है, मैं करूंगा इसे डेबिट। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। देखो यहां पे जरा ध्यान से,
अगर मुझे लाइबिलिटी, इनकम या कैपिटल बढ़ाना है, इसमें इंक्रीजिंग इफेक्ट दिखाना है, आई विल क्रेडिट इट। और अगर मुझे लाइबिलिटी, इनकम या कैपिटल में डिक्रीजिंग इफेक्ट दिखाना है तो डिक्रीजिंग इफेक्ट के लिए मैं क्या करूंगा? डेबिट। सिंपल सा रूल, राइट? सो मॉडर्न अप्रोच कंपेयर्ड टू द ट्रेडिशनल अप्रोच जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसके कंपैरिजन में काफी आसान है, कुछ खास है नहीं इसमें। ट्रेडिशनल अप्रोच में मैंने क्या देखा था? ट्रेडिशनल अप्रोच में मैंने देखा था कि पर्सनल देखो, रियल देखो, नॉमिनल देखो। पर्सनल में तो दुनिया भर के झमेले बाबा। पर्सनल में मुझे ये देखना होता है कि अकाउंट सेटल हो गया कि होना बाकी है। अकॉर्डिंगली मैं दो अलग अलग रूल्स लगाता हूँ, रिसीवेबल रहा तो डेबिट, पेबल रहा तो क्रेडिट। और जब सेटल हो रहा है तो रिसीवर को डेबिट, पेयर को क्रेडिट। उसके बाद रियल अकाउंट में एसेट, ये दुनिया भर की चीजें है ना। तो लोगों को ये अप्रोच काफी कंफर्टेबल फील होता है, बहुत ज्यादा इजी लगता है। एंड एज अ रिजल्ट आज के डेट में, मॉडर्न जमाने में इस अप्रोच को बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलता जा रहा है। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज द मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है? एज एंड व्हेन यू विल गो एंड यू विल रेफर डिफरेंट बुक्स, आपको ये अप्रोच अक्सर सभी जगह पे अप्लाई होता नजर आ जाएगा। ठीक है? सो इट डजंट मैटर कि आज आप कौन सा में अप्रोच में कंफर्टेबल हो और क्या हो, ये वो डजंट मैटर। आपको अल्टीमेटली ये देखना है कि आगे चल के आपको क्या देखना पड़ सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द अप्रोच जो आगे चल के आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द मॉडर्न अप्रोच और द अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, राइट?